हेलो एवरीवन। आज फिर हम आधुनिक भारत के एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच आ गए हैं, जिसका नाम है कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल। आप सभी को पता होगा, इस कहानी को अगर आपको समझना है तो यह कहानी रोज़ आपके घर में होता है। सपोज़ करिए कि आपने बीएसएनएल वाले को या आपने बिजली बोर्ड वालों को आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए कंप्लेंट किया है और वो 10 दिन से नहीं आ रहा है। तो आपके फादर कहेंगे कि बेटा एक काम करो, आज जाके फिर से उन्हें कह के आओ, उनसे बात करके आओ कि वो हमारा काम कब तक कर देंगे। आप अपने पिताजी पर गुस्सा हो जाते हो कि पिताजी ये क्या यार, वो जब बात नहीं सुने तो चलिए ऑफिस में चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आपके घर में क्या है, एक गरम दल है, एक नरम दल है। वही कांग्रेस के इस खेल की कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं। एग्ज़ाम में भी आता है और लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने लायक है। तो चलिए बढ़ते हैं आए हुए क्वेश्चंस के साथ। पहला क्या है, नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। पद्धति मतलब आपको पता होगा, कांग्रेस बना है 1885 में। 1885 से लेकर 1905 तक जो नेता थे वो सारे नेता पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो वो लेटर्स पर ध्यान देते थे, लेटर लिखते थे। इस पद्धति को कहते हैं राजा वामपद्य आंदोलन। क्या है? राजा वामपद्य आंदोलन मतलब प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। मतलब इन लोगों का ये कहना था कि भारत के जो लोग हैं वो अभी लड़ने के लायक नहीं हैं, तो पहले भारतीयों को समझाओ प्रशासन क्या होता है, शासन क्या होता है, कोई कंप्लेंट आया तो कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, वो बताना चाह रहे थे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, किस आंदोलन के कारण। अब मैंने आपको बताया तो कि नरम दल और गरम दल होता है। आपके घर में भी आपके पिता या आप में कोई वाद विवाद अगर होता है तो कोई ना कोई कारण होगा। जैसे मान के चलिए आपके पिता को कुछ लड़कों ने गाली दी और आपके पिता ने उन्हें कुछ नहीं कहा और बोला जाने दो बेटा, अभी तुम बच्चे हो, बड़े होगे तुम भी ठंडे हो जाओगे। लेकिन आपका खून खौल जाता है कि पिताजी यार ये क्या किया आपने, तो कोई ना कोई कारण होता है। वैसे ही यहाँ भी क्या कारण रहा कि कांग्रेस नरम और गरम दल में बढ़ गई। आईएएस 2005 में क्वेश्चन आया था, देखिए बता देता हूँ क्या हुआ। गरम दल कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा। ठीक, गरम दल बाहर से आया था क्या? नहीं, कांग्रेस के अंदर ही जिन लोगों को लगा कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, अपना अलग गुट बना लिया। जिसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको आपको याद होगा साथ में कहते हैं लाल बाल पाल। ठीक, आगे बढ़िए। स्वदेशी अब गरम दल और नरम दल आखिर हुआ क्यों था, उसका कारण ये है कि एक वायसराय था, उसका नाम था करजनवा। क्या नाम था? करजनवा। करजनवा ने क्या किया, करजनवा ने देखा कि बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, तो इसने क्या किया मेरे दोस्तों, इसने मान लीजिए ये बंगाल है, तो बंगाल को इसने दो भाग में बांट दिया। एक को कहा गया ईस्ट बंगाल और एक को कहा गया वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से इसने बंगाल को बांट दिया। अब जब इसने बंगाल को बांट दिया तो हमारे नेताओं ने क्या कहा कि भैया हम चुप नहीं रहेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे। तो कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला। उस स्वदेशी आंदोलन में जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कहा कि हम केवल बंगाल में क्यों रखें, हम इसको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ तक क्यों ना ले जाएं। और नरम दल वाले जो थे उन्होंने बोला अरे रहने दो ना भाई, अंग्रेज हमारी इतने में ही सुन लेंगे, काहे को इन बातों को बाहर तक लेके जाते हो, कांग्रेस और गुस्सा, ब्रिटिश और गुस्सा हो जाएंगे। तो
नरम दल वाले चाहते थे केवल बंगाल में ही रह जाए आंदोलन, और गरम दल वाले चाहते थे कि पूरे भारत में इसको किया जाना चाहिए। इसी बात पर इनमें ठन गई और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। एक हो गया गरम दल, एक हो गया नरम दल। तो मैं आपको बता दिया, जिसे गरम दल वाले पूरे देश में बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल वाले केवल बंगाल तक रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ा और कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया। ऐसे ही आजकल होता है। क्या होता है, घर में माँ बाप दो भाई होते हैं, पत्नी आती है, एक नरम दल एक गरम दल होता है, और फिर क्या होता है, आप अपने घर से पत्नी को लेके बाहर चले जाते हैं और आपका घर दो भाग में बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो और क्या कारण हुआ, गरम दल वाले वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में चाहते थे और नरम दल वाले जनगण मन। अब आप इसमें देखिए, जनगण मन एक शांत गीत है, इसको गाने पर शांति का एहसास होता है, और वंदे मातरम को गाने के बाद आप कभी गा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जोश उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर कि जिससे लड़ना होगा लड़ लूंगा। ठीक, तो गरम दल वाले वंदे मातरम को चाहते थे, नरम दल वाले जनगण मन को चाहते थे। ठीक, इसीलिए क्या हो गया, दोनों में और झगड़ा हो गया। आगे बढ़िए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि अधिकतर नरमपंथी के जो नेता थे ये किस क्षेत्र से थे, तो ये शहरी क्षेत्रों से आते थे। ठीक, बीपीएससी ने 1999 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो नरमपंथी नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार थे। तो इनकी जो भाषा थी वो नरम थी, इनकी सोच भी नरम थी। ठीक, दोनों का रास्ता एक ही था, आप इस बात पे कंफ्यूज मत रहिए। दोनों का एक ही रास्ता था, एक ही मंजिल थी, लेकिन रास्ता थोड़ा सा अलग था। ठीक है, आगे, किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी स्वशासन या स्वराज की मांग इन्होंने 1904 में किया था। ठीक, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने बात रखी। 1905 के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में इन्होंने कहा कि भैया हमें अपना शासन चाहिए, हम अपना देश स्वयं चलाएंगे। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, उग्रपंथी मतलब गरम दल। तो गरम दल कौन नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये साधन और साध्य मतलब जो भोजन आप करते हैं वो, और जिस प्रकार से आप भोजन कमा के लाते हैं वो, दोनों ही क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु और उग्रपंथी नेता नहीं थे। बीपीएससी, यूपीआरओ, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। आगे, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया कि आप जो कांग्रेस वाले हैं ये केवल प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं और विरोध करते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में गरम दल या उग्रवादी दल का प्रभाव क्या हो गया, बढ़ गया। 1906 के बाद 1905 तक आप देखेंगे सब नरम वाले थे, लेटर से हेलो सर, हाय सर, प्लीज सॉल्व आवर प्रॉब्लम सर। 1906 के बाद नहीं, आपको कूटेंगे सर, हमारा समस्या अगर सॉल्व करके नहीं देंगे तो आपको कूटा जाएगा सर, आपको पीटा जाएगा सर। ऐसे वाले लोगों को बोला हमने गरम दल, और इनका प्रभाव बढ़ता गया। तिलक ने सीधा कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, हमको स्वराज दो। आगे, उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम में तो काम आएगा ही, जीवन में भी काम आएगा। मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा। आगे, अब ये हुआ कब था? ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, जहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। यहीं पर कांग्रेस नरम और गरम दल दो दल में बट गई, दिक्कत हो गया। आगे बढ़िए, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की अनुनय याचना की नीति की इन्होंने क्या किया, बुराई किया कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। आगे बढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। मैं आपको ऊपर ही बता दिया, 1906 के बाद। 1906 से पहले लेटर,
1906 के बाद सीधा सेटर, ठीक है। लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये गरम दल के क्या थे, नेता थे। बीपीएससी ने 2 बार पूछा क्वेश्चन। आगे बढ़िए। उसके बाद शेर पंजाब किसको कहा गया, तो ये कहा गया लाला लाजपत राय को। किसको, लाला लाजपत राय को। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा है। गुरु माना था इन्होंने किसको, मैजनी को। मैजनी कौन था, इटली का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण, इनकी भी जीवनी लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन भी इन्होंने लिखा था। किन्होंने, लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर बंगाल, फिर देख लेते हैं, शेर बंगाल, पंजाब केसरी, गुरु माना था इन्होंने मैजनी को, इटली क्रांतिकारी था ये, अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद अरविंद घोष स्वदेशी के क्या थे, समर्थक थे। इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन के बारे में रूपरेखा तैयार की थी, यूपी के क्वेश्चन में आया था। भारतीय अशांति के जनक, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने एक आदमी पाल के रखा था, उसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल, बकलोल था, 1 नंबर का मूर्ख आदमी था। इसका एक पत्रकार था, इसका एक समाचार पत्र था, उसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। इसको अंग्रेजों ने बोला था कि जैसे ही कोई भारतीय क्रांति करे, आंदोलन करे, आप उसको क्या बोल देना, अनरेस्ट बोल देना हैं। जैसे ब्रिटिशों ने भारत में आकर के पूरी शांति फैला दी थी और हम लोग भारत में अनरेस्ट कर रहे थे। ये ब्रिटिशों का बहुत ही दोहरा मार्ग था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल जो इंडियन अनरेस्ट का संपादक था, इसने 2 लोगों को भारतीय अशांति का जनक कहा, एक लोकमान्य तिलक को और एक आर्य समाज को। ठीक, आगे बढ़िए। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात विद्वान मैक्स मूलर ने, एक विद्वान था मैक्स मूलर, इसने कहा कि भैया उसको छोड़ दीजिए, उसको दया दे दीजिए। क्यों दया दे दीजिए, क्योंकि वो संस्कृत का विद्वान है और संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी क्या है, दिलचस्पी है। ऐसा किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली, ऐसा किसी एक घटना से नहीं हुआ था, किसी एक घटना से तिलक को हमने लोकमान्य तिलक नहीं कहा था, बहुत सारी घटनाएं थी, मैं आपको आगे बताता हूँ। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में, केसरी उनकी समाचार पत्र थी, उसमें प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास के लिए कहाँ भेज दिया गया, मांडले जेल में इनको भेज दिया गया। ठीक है। उसके बाद तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग में लाया। कैसे लाया, प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से जुड़े, गांधी जी से पहले ये जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अखाड़ा, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी संस्था, शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व, इन सभी को इन्होंने लाया। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़िए। तो तिलक के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत क्रांति निर्माण हो जाती है आपके शरीर में। अब जब बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था, उस समय महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने इन्हें कंधा दिया था। क्या दिया था, कंधा दिया था, ध्यान रखिएगा। और एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोक गीत पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता उस समय चरम पर हुआ करती थी। तो लोकमान्य तिलक बहुत बड़े नेता थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को खूब शेयर करिएगा। अपना वीडियो है, आपका अपना चैनल है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें आप ये शेयर कीजिएगा। आई होप उन सभी को अच्छा लगेगा और हम सभी मिल करके बच्चों को बहुत क्रांतिकारी तरीके से पढ़ा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।